नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सेशन है 88 और टॉपिक है पैसिव थॉट्स एंड एक्टिव थॉट्स टू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम। कैसे हमारे अंदर का पैसिव मोड और एक्टिव मोड हमें कई बार बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस के साथ साथ जीने पे मजबूर कर देता है। कई बार हमारे क्लिनिकल केसेस में ये देखा जाता है कि एक केस किसी एक प्रकार की शिकायत लेकर हमारे पास आता है। जब पूरी जांच और बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट को उस पर अप्लाई किया जाता है और सारी केस हिस्ट्री को लेते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति अपने पैसिव थॉट के साथ वो केस बहुत लंबा चला आ रहा है, जिस पर कभी काम नहीं हुआ या जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो गया। अगर आपके पैसिव थॉट्स आपको डिस्टर्ब करने लगे, अगर आपके पैसिव थॉट्स लगातार अपनी एग्जिस्टेंस आपके एक्टिवली डे टू डे लाइफ में इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि आपका जो एक्टिव थॉट प्रोसेस है या एक्टिव थिंकिंग है, या यूँ कह लीजिए जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत है, जैसे कि काम पे जाना, अपने घर का काम करना, अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल जाना, पढ़ाई करना वगैरह वगैरह। बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया है कि व्यक्ति बहुत लंबे समय से अपने एक्टिव थिंकिंग या अपनी एक्टिव लाइफ को छोड़ता चला जा रहा होता है। कई बार कई लोग ये शिकायत करते हैं उनका मरने का मन करता है। कई बार कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें वो कहते हैं हम कुछ अपना काम करना चाहते हैं, हम कोई बिज़नेस करना चाहते हैं। कई बार वो इस तरीके की चीज़ों को कोट करते हैं कि हमारा मन करता है हम सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाएं। कई बार लोग कहते हैं हम स्पेसिफिक व्यक्ति या स्पेसिफिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाना चाहते हैं, हम सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं चाहते, हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम मरना चाहते हैं। ये तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे जो थॉट हैं और जो मेरे विचार हैं वो मरने के हैं, भाग जाने के हैं, या काम करने के हैं, या कोई भी ऐसे और भी सारी चीज़ें जो उसे दिन रात सोने नहीं देती, परेशान नहीं करती रहती है। कई बार वो व्यक्ति ऐसे थॉट्स को समय समय पर अपने मित्रों से, फैमिली मेम्बर्स से इसको कहता भी है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखा गया है एट द सेम टाइम व्यक्ति एक्टिवली अपने डे टू डे लाइफ को जी रहा होता है, जो कि ये कहता है मैं सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ। वो उसका पार्टिसिपेशन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत एक्टिव होता है, तो उसको एक बहुत अच्छे तरीके से काम को करने या अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन साथ ही साथ इस थॉट का भी उसके दिमाग में एक चलना लगातार बने रहना होता है कि वो भाग जाना चाहता है। कई बार देखा गया है व्यक्ति कहता है मुझे तो पढ़ना ही नहीं है और वह व्यक्ति अपने स्कोर्स अच्छे ला रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है जो कहता है मुझे काम करना है, मुझे अपना कुछ ना कुछ वर्क करना है, मैं वर्क करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो देखा जाता है वो इसके जस्ट अगेंस्ट अपने एक्टिवली बहुत अपनी दिनचर्या में वो पूरी तरीके से आलस, अपने स्केड्यूल को बिगाड़ कर इस तरीके से रह रहा होता है कि कहीं पर भी उसके थॉट का, यानी कि पैसिव थॉट जो उसके अंदर पड़े हुए हैं, जो एक्टिव नहीं है, जो उसे सिर्फ पता है कि मुझे ये थॉट आते हैं, ऐसे पैसिव थॉट हमेशा हमें बहुत लंबे समय तक परेशान रखते हैं, हमारी प्रेजेंट लाइफ से हमको डिस्कनेक्ट रखते हैं, हमें डिटैच रखते हैं अपने आज के जीवन से। तो कोशिश करें आज हम उन्हीं पैसिव थॉट्स पर थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आप सभी लोगों को थैंक्स देना चाहती हूँ इतने सारे सेशंस में अपनी समस्याएं, अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स और अपने शेयर हमारे सेशंस के करने के लिए, हम तक अपनी समस्याओं को पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरीके से अपना जो सहयोग है और अपने जो आपका अवेयरनेस है अपनी जीवन को जीने का, वो हमारे इन सेशंस के साथ बनाए रखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर दिन आने वाली समस्याओं को बहुत हल्के अंदाज में एक आम तरीके से कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे आपको एक सही मायने में वो चीज़ों का दृष्टिकोण या साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन आप तक पहुंचाया जा सकता है, जो कई बार हम किसी प्रोफेशनल व्यक्ति या प्रोफेशनल हेल्प से, एक्सपर्ट से ले नहीं पाते या लेना नहीं चाहते।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं पैसिव थॉट पर। पैसिव थॉट में जब जब व्यक्ति को इस तरीके के थॉट आए तो उसे सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भी आप उससे पूछेंगे आप मरना चाहते हैं तो फिर आप मरे क्यों नहीं, तो वो कहेगा मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं फला लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर आप किसी से पूछेंगे आप तो काम करना चाहते थे तो आपने किया क्यों नहीं, वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करने लगेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बताने लगेगा कि मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाया। उसके साथ साथ अगर आप व्यक्ति से पूछेंगे आपका भागने का मन था फिर आप क्यों नहीं भागे, इसी तरीके के वो आंसर आपको देगा जिसमें वो कभी भी ये नहीं बताएगा उसने एक्टिवली भागने के लिए किसी और कार्य को करने के लिए कभी प्रयास किया। हाँ, इसमें जब व्यक्ति का मन करता है मरने का या वो जीना नहीं चाहता, अक्सर देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कुछ अटैम्प्ट्स कर रहा होता है, कई बार जिसमें कि कुछ पिल्स का इंटेक करना और अपने नर्व्स को कट करना। कभी भी आप देखेंगे ऐसे केसेस में नर्व्स इतनी डेप्थ में कट नहीं होती, पिल्स कोई भी ऐसी डेंजरस पिल्स का इंटेक नहीं होता। हाँ, केस हिस्ट्री अटेम्प्ट टू सुसाइड की बनती है कि उसने अटेम्प्ट किया किंतु वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि ये थॉट उसका पैसिव थॉट है। फाइनली वो शॉपिंग कर रहा होता है, घूम रहा होता है, खुलकर जी रहा होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है अपने रोज़मर्रा के जीवन में। उसके साथ जब व्यक्ति अपने पैसिव थॉट की वजह से वो कहे मेरा स्कूल जाने का मन नहीं होता, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता, या मुझे घर का काम पसंद नहीं है, मैं इस लाइफ में जीना नहीं चाहता या जीना नहीं चाहती, आप उसी समय कोशिश करें कि वहाँ पर इमीडिएट इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के पैसिव थॉट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देकर धीरे धीरे आप उस व्यक्ति को इस मोड़ पर पहुंचा देते हैं कि वो अपनी एक्टिव लाइफ से अपने पैसिव थॉट में इतना ज़्यादा इंगेज रहने लगता है कि वो अपनी एक्टिव लाइफ छोड़ता चला जाता है। इसमें कई बार हम व्यक्ति को ये मानकर कि इसे शायद सपोर्ट और सही किसी प्रकार के कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किंतु वो ट्रीटमेंट विलिंगली सीख नहीं किया जाता, इसलिए ट्रीटमेंट्स वर्क नहीं कर पाते। तो हमारे एक्टिव जो हमारी थिंकिंग है उसमें अगर हम देखें तो जो अगर हमें पहचानना हो कि हमारी पैसिव थॉट क्या है और हमारी एक्टिव थॉट लेवल या थिंकिंग क्या है, आप हमेशा देखेंगे एक्टिव थिंकिंग में एक एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिव थिंकिंग में हमें आइडियाज़ आते हैं, हम एक्टिव थिंकिंग में कुछ भी अगर सोचते हैं उससे एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं, उसमें हमें थकान आती है, हम कुछ काम करते हैं, हम थक रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि सफिशेंट एक एनफ एनर्जी और एक एनफ जो एक लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस हमें किसी भी कार्य को करने में देना है वो हम दे रहे होते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या खाना बनाना, वो चाहे असाइनमेंट हो या किसी फंक्शन पार्टी में जाना। हमारा वो एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसमें हम थक रहे हैं, एनर्जी की ज़रूरत है, कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ द एक्टिव थिंकिंग। आप समझ लेते हैं कि हमारी वो पैसिव थिंकिंग क्या है या वो पैसिव थॉट्स क्या हैं, उन्हें हम कैसे पहचानें। सबसे पहले थिंकिंग का नाम ही यही है जिसमें हम एक्टिव हैं। थॉट कैसा भी हो सकता है, अनएक्टिव और एक्टिव, लेकिन थिंकिंग हमेशा एक्टिव होती है। थिंकिंग हमेशा ट्रुथ और रियलिटी के नज़दीक होती है, उसी को हम मानते हैं कि यही हमारा एक्टिव थॉट है, यही हमारा एक्टिव विलिंगनेस है जो हम करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर व्यक्ति पैसिव थिंकिंग में होता है या पैसिव थॉट प्रोसेस में होता है, वो लेटा रहता है, वो लो एनर्जी फील करता है। अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति एक एसोसिएटेड होता है अपने पास्ट की लाइफ से, उसने कहीं ना कहीं कुछ नॉवेल्स, कोई मूवी या किसी अपने पास्ट किसी भी स्टोरी से केस स्टडी करी है या स्टडी हिस्ट्री से वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है। कई बार पैसिव थॉट को हम एसोसिएटिव थिंकिंग भी कहते हैं क्योंकि वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट जो भी उसके अपने थॉट प्रोसेस रहे हैं उससे वो एसोसिएटेड होते हैं। उसमें कई बार व्यक्ति बहुत डल प्रोफाइल में रहता है, कुछ कर नहीं रहा होता, सोच रहा होता है लेकिन उसमें उसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता।
वो अगर सोच रहा है मुझे काम करना है, तो वो काम करने की तरफ अपना कभी रिज्यूम प्लान नहीं कर रहा होता है। अगर उसे लगता है मुझे काम नहीं करना, तो वो उस तरफ भी कोई काम नहीं कर रहा होता है कि कहीं और किसी कंपनी में इंटरव्यू दे या अपना कहीं और पर रेजिग्नेशन पर आगे बढ़े। वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, सिर्फ कहता रहता है। अगर किसी को भाग जाने का या चले जाने का, छोड़ जाने का मन है, तो वो छोड़ता नहीं है। सालों दर साल वो इस थॉट को सिर्फ रटता रहता है, बार बार रटता रहता है। मेरा जीने का मन नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ या मरना चाहता हूँ, मेरा भाग जाने का मन है, मैं सब छोड़ देना चाहती हूँ। लेकिन वो कभी ऐसा कुछ भी नहीं करता। आप हमेशा पहचान जाइए, जो थॉट कुछ करवा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, वही आपका पैसिव थॉट है। उस पैसिव थॉट को हम एसोसिएटेड या डेड थॉट भी मान के चल सकते हैं। उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको कुछ ऐसा करने पर मजबूर करे। लेकिन अगर आप इसे मैच्योर करते हैं, इसमें वक्त बिताते हैं, 1 साल 2 साल से ज़्यादा ऐसे थॉट के साथ रहते हैं, तो ये आपके रिएक्शंस और आपके सिम्टम्स में ज़रूर दिखाई देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे पैसिव थॉट्स के साथ जब आप समय बिताते हैं, तो आपके कौन से ऐसे रिएक्शंस और कौन से ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं, या दूसरे आपके जो भी साथ रहता है वो उसको एक्नॉलेज करने लगता है। सबसे पहले है वीकनेस, फिजिकल इलनेस, आपका दुखी रहना और आपका खुशी के को महसूस नहीं कर पाना, आपका लो एनर्जी प्रोफाइल में रहना, मैक्सिमम अपने आप को लेटा रखना या अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना, जिससे अक्सर व्यक्ति अपना कंफर्ट जोन भी मान रहा होता है। इसके साथ इंट्रोवर्जन, वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा होता है। ओवर थिंकिंग, और वो कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस में एंजॉय कर रहा होता है, दूसरों को सिर्फ ये बताकर कि वो परेशान है, दुखी है। इसके साथ साथ वो मैनी टाइम्स अटेंशन सीख भी कर रहा होता है। वो दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ लेता है, सिर्फ मात्र इसलिए कि उसको एक आराम की वो वाली लाइफ मिलती रहे, जिसमें वो आराम से लेटना या एक्टिवली कुछ भी नहीं करना चाहता। उसका रिफ्यूज़ल डे बाय डे हर काम के लिए बढ़ता जा रहा होता है। वो जल्दी से मानता नहीं है, कॉन्फिडेंस लो होता है, डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। कई बार लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वो इतनी शार्पली कर रहा होता है, तो लोग उसे इंटेलिजेंट मान के इस इल्यूज़न में कई बार रहते हैं कि वो कोई मानसिक बीमार नहीं है, उसे कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है। और इसी सालों साल में वो सोचते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, किंतु ये पैसिव थॉट के साथ उसका ज़िंदगी बिताना, ये डे बाय डे उसे एक रिस्क की तरफ धकेल रहा होता है। इसके साथ साथ कई बार वो ओवर टॉकेटिव हो जाता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो अपने आप को कंफर्मेशन नहीं दे पाता, क्योंकि वो उसका कॉन्फिडेंस लो हो चुका होता है। सोशल विड्रॉल के सिम्टम्स अक्सर मिल जाते हैं। मूड स्विंग्स, कभी वो खुश होता है, आज शॉपिंग करता है तो कल डल रहता है। कल हर दिन अपनी फिजिकल इलनेस के सहारे वो अपने आप को बंद रखना, विड्रॉल रखना डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस में कर रहा होता है। अब आगे चलते हैं। जब ऐसे सिम्टम्स किसी भी बच्चे या बड़े में दिखाई देते हैं, तो व्यक्ति या उसके घर के लोग सबसे पहले क्या करते हैं, और जब वो प्रोफेशनल की टेबल पर पहुंचते हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, वहां पर जो डायग्नोसिस बनती है, वो डायग्नोसिस अक्सर सबसे पहले डिप्रेशन डायग्नोस होता है, और उसके बाद उसकी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन चलने लगती हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर अगर होता है, तो उसकी एंजाइटी पिल्स को स्टार्ट कर दिया जाता है अलॉन्ग विद द एंटी डिप्रेसेंट। उसके साथ उसकी कुछ ऐसी इलनेस जिसमें एंजाइटी, पैनिक अटैक, ओसीडी, ये भी फाइंड आउट होने लगते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे बिहेवियर भी ऑब्जर्व किए गए हैं जिसमें वो पैटर्न बिहेवियर को ज़्यादा वैल्यू दे रहा होता है, या उसके अंदर किसी तरीके का फियर या फोबिया आता है, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई कंपल्सिव बिहेवियर, हैंड वॉशिंग या कोई और चेकिंग से रिलेटेड बार बार कोई स्पेसिफिक मूवमेंट्स को करना, काउंटिंग्स को करना, ये भी कर रहा होता है। तो वहाँ पर उसे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाता है। इसके साथ ही कई बार अक्सर देखा गया है
अगर वो न्यूरोटिक डिप्रेशन यानी कि न्यूरोटिक हमारी साइकोटिक इलनेस में अगर नहीं आता है, मैनी टाइम्स अगर कोई बहुत जेनेटिक भी इश्यूज़ हमें दिखते हैं कि जेनेटिकली उसकी फैमिली में किसी भी तरीके की साइकेट्रिक इलनेस मिली है, तो वो व्यक्ति एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिया, शिज़ोफ्रेनिया ऐसी भी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। कई बार दवाइयाँ कुछ समय के लिए चलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, व्यक्ति सही हो जाता है। कई बार मेडिसिन जीवन पर्यंत चलती है और वो अपने आप को एक लेवल करके कि वो एक मानसिक रोगी है या बीमार है, वो इस तरीके से एक लेवल के साथ इस ज़िंदगी को जीता है। ये आसान नहीं होता, ये बहुत कठिन होता है उस व्यक्ति के लिए जिसकी शुरुआत मात्र इस बात से हुई है कि वो एक प्रकार के पैसिव थॉट अपने ब्रेन में रखता था, लेकिन कितने समय रखे और उस बीच में इंटरवेंशंस हुई या नहीं हुई। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है साइकियाट्रिस्ट की और साइकोलॉजिस्ट की, वो जो होती है उसे भी हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जब डायग्नोसिस साइकेट्रिकल इलनेस आइदर न्यूरोटिक और साइकोटिक किसी भी तरफ होती है, मेडिसिन चलना ज़रूरी है। मेडिसिन कुछ कई बार न्यूरोटिक इलनेस होने पे 3 महीने से 6 महीने तक चलती है, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति को किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने आप को थेरेपीज से कनेक्ट करना पड़ता है। कई बार हमारे यहाँ डायरेक्ट इसे काउंसलिंग का पार्ट दे दिया जाता है। यहाँ पर हमें इस मिस इंटरप्रिटेशन से बाहर निकलना होगा। ऐसे किसी भी केसेस में काउंसलिंग नहीं, साइकोथेरेपी सबसे पहले एग्जीक्यूट की जाती है। उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को अप्लाई किया जाता है, जिसमें काउंसलिंग बहुत बाद का पार्ट आता है। फैमिली काउंसलिंग रिक्वायर्ड होती है, बट सपोर्टिव काउंसलिंग रिक्वायर्ड होती है, बट डायरेक्ट केस को काउंसलिंग नहीं की जाती। उसके साथ साथ साइकोथेरेपी और CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसको जब हम देते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक इशू है जो लिमिट करता है हमें कि वहाँ पर एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर है वो एक्सपर्ट्स के पास या प्रोफेशनल्स के पास आता है। कई बार व्यक्ति ने अगर नौकरी छोड़ दी है तो फैमिली प्रेशर बिल्डअप करती है, नौकरी जाना कब शुरू करेगा। अगर व्यक्ति बाहर चला जा रहा है, कहीं भाग जा रहा है, कहीं अकेला रहता है, कमरे में बंद रखता है, तो प्रेशर आता है कमरे से बाहर कब आएगा। अगर कोई व्यक्ति स्कूल अपने विड्रॉ करता है तो ये कब अपने स्कूल जाना कंटिन्यू करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी रिलेशन या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से विड्रॉ कर चुका होता है या नहीं कंटिन्यू करता, डिटैचमेंट दिखाता है अपने बच्चे से, अपनी फैमिली से, अगेन प्रेशर बिल्डअप होता है कि ये कब अपनी फैमिली में कनेक्ट होगा या होगी। तो यहाँ से प्रोफेशनल की टेबल पर पहले ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो केयर टेकर्स हैं उनका अनसीन प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। अक्सर थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट फ्रीली वर्क नहीं कर पाते। साइकियाट्रिस्ट का वर्क इसमें सिम्टोमेटिक मेडिसिन का से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें ये इमीडिएट नहीं कहा जा सकता कि लॉन्ग टर्म में एक कोई कंप्लीट डिसऑर्डर बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स यानी कि मेडिकेशन देने के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ साइकोथेरेपी पर पूरा एक प्रोग्राम डाला जाता है। साइकोथेरेपी का कोई लिमिट नहीं होता। जब तक व्यक्ति अपने उस पैसिव थॉट से बाहर नहीं निकल रहा, वो निकलना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, ये यहाँ पर इतना मैटर नहीं करता, किंतु साइकोथेरेपी का कंटिन्यू होते रहना ये बहुत मैटर करता है। किंतु अक्सर ही केसेस इसी बीच में ड्रॉप हो जाते हैं। केसेस ड्रॉप होने की वजह से वो छूट जाते हैं और फिर वो कुछ समय बाद एक नई समस्या के साथ आते हैं। कभी भी साइकोथेरेपी के 10 सेशन नहीं चले, ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में मुझे कई बार ये एग्जाम्पल मिलते हैं जो मेरे पर्सनल एग्जाम्पल हैं। हम जब भी साइकोथेरेपी पर काम करने बैठते हैं तो अक्सर बीच में इंटरप्शंस आ जाते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति उस सही ट्रीटमेंट को सीख नहीं कर पाता, जिससे की वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है या इस तरीके के साइकोटिक डिप्रेशन या न्यूरोटिक डिप्रेशन का वो पार्ट बन गया है। हम सीधे सभी चीज़ों को जहाँ व्यक्ति मन नहीं लगा रहा सबको डिप्रेशन से जोड़ देते हैं। कई बार डिप्रेशन न्यूरोटिक हो या साइकोटिक
वो सिम्टोमेटिक होता है, उसके रीज़न्स, उसके रूट कॉज बहुत गहरे होते हैं। उन्हें समझना और उनको सही से पूरा एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें साइकोथेरेपी एंड साथ में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का सबसे ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंस होती है। और हम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैं लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी, सबसे पहले अगर आपका व्यक्ति कुछ भी ऐसी शिकायत करता है या उसके मन में कुछ भी ऐसा विचार चलता है, वो आपसे कहता है, आप उससे ये मत समझें कि खाना तो बना रही है, बच्चों को भी देख रही है, बस यही तो कहती है मेरा मन नहीं लगता या मेरा मन करता है मैं कहीं चली जाऊं। हम इसे सालों दर साल इसी कंडीशन में उस व्यक्ति को खींच रहे होते हैं। कोशिश करें उसको इमीडिएट साइकोलॉजिस्ट के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उसको साइकोथेरेपी में या जो भी उनका साइकोलॉजिस्ट उसे गाइड करता है वहाँ पर लगातार एक कनेक्शन और कंटिन्यू उसकी थेरेपीज़ और उसके सेशंस को चलने दिया जाए। कई बार साइकोथेरेपी सालों साल चलती है। साइकोथेरेपी में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा वो 1 साल से लेकर 5 साल, 7 साल, कितने भी साल चल सकती है। एसोसिएटेड थिंकिंग का जितना गहराई से नाता है, वहाँ पर कई बार ब्लेम, कंप्लेन, बहुत कुछ होता है, जिसकी वजह से एक थॉट बना होता है कि जीने से क्या होगा, मर जाना अच्छा है, काम करने से क्या होगा, पैसा कमाकर क्या होगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके के जो भी फिलोसफिकल थॉट्स आते हैं, हम उनको मिस इंटरप्रेट करके देर कर देते हैं। तो हमें ज़रूरत है देर नहीं करने की, समय से सही गाइडेंस को फॉलो करने की। और इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है मैं आप सबको देना चाहूँगी आज के इस सेशन के थ्रू, कि आप ये समझ के रखें, हम सबके अंदर एक मन और हम सबके अंदर एक दिमाग एक्टिवली अपना रोल प्ले करता है। हमारे मन में उठने वाले हर थॉट और हमारे ब्रेन से आने वाले हर विचार या हर आइडिया ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। हमें उसको एक्नॉलेज करना, और एक्नॉलेज करने के बाद अगर वो बिल्कुल आपको लगता है उस पर काम किया जा सकता है, तो वो एक्टिव थॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये थॉट से बार बार आपको नॉक करता है या खटखटाता है और अपनी प्रेजेंस बताता है, आपको इमीडिएट अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करना है, कंसल्ट करना है कि आप उसे कैसे इसे पैसिव थॉट को या अपने ब्रेन से, मन से आने वाले उन विचारों को कैसे जाने दें। कई बार लोग इसमें शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, आउटिंग कर रहे होते हैं, वो कहते हैं डाइवर्ट होने से चीज़ें सही हो जाएंगी। डाइवर्ट होना एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन उसके साथ भी और भी बहुत कुछ करना होगा। सिर्फ शॉपिंग करके, घूम कर, आउटिंग करके, जैसा कि अक्सर प्रोफेशनल्स की टेबल पर ऐसे सजेशंस, ऐसे हल्के सजेशंस दे दिए जाते हैं, वो कभी भी मेन एलिमिनेशन का पार्ट नहीं हो सकते। तो आप किसी भी ऐसे होने वाले सजेशन करने वाले सप्रेशन, डाइवर्जन से बचें और सही प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रीटमेंट को ज़रूर लें। हम सभी को कभी भी लाइफ में किसी भी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें कभी भी किसी साइकेट्रिकल मेडिसिन को इनटेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसका वेलकम करें। कभी भी आपके दांत में दर्द हो सकता है, कभी भी आपके हड्डी टूट सकती है, कभी भी आपके बॉडी में कोई भी इलनेस हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। हम सभी के लिए तैयार हैं मेडिसिन लेने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो आपके सिर्फ मन के और मस्तिष्क के जो विचार हैं उनके लिए क्यों नहीं, वो भी आप ही के शरीर का हिस्सा है। तो आप स्वागत करें अपने अंदर और अपने शरीर में होने वाले हर उस चीज़ को आप ट्रीटमेंट लेंगे और सही व्यक्ति से ट्रीटमेंट लेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करती हूँ। फिर एक नए सेशन के साथ आप सबके से फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते। एक नया टॉपिक होगा जो तेरी मेरी कहानी हम सब का हिस्सा होगा। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस के हेल्पलाइन नंबर 9411731750 में कांटेक्ट करते रहिए। हमारे आज के सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए। आप अपने कमेंट्स, अपने लाइक हम तक पहुंचाते रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।